हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपके मैथ की सीरीज क्लास 12 के लिए आप उस चैप्टर से हमने शुरुआत की थी जिसपे हम कॉन्सेप्ट के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे और हमने एक्सरसाइज 3.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करा लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 17 तक इसके पहले के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में 18वें नंबर के क्वेश्चन से लास्ट तक जाएंगे। आज की क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने पहले के लेक्चर को नहीं अटेंड किया है, छूट गया है आपका लेक्चर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप डायरेक्टली उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। साथ में चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्या है दिया है, यदि अब a बराबर ये दिया हुआ है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 तथा कह रहा है i कोटि 2 गुणे 2 का एक तत्समक अवयव है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a और ये मैट्रिक्स। तो ये सिद्ध करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिख पाई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगी तो कवर हो जाएगा जगह, तो मैं बस आपको समझा दे रही हूँ। लेकिन पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों ही भाषा में देखेंगे। दिया है इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स दिस एंड आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन प्रूव दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो ये आपको प्रूव करना है, जबकि आपको अवयव ए दिया हुआ है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है 2 गुणे 2 क्रम का। तो अब तक हमने गुणा भाग जोड़ घटाना अवयवों का इतना ज़्यादा सीख लिया है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए अगर सारे कॉन्सेप्ट की क्लास आपने लिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, अपने पास a दे रखा है और i को कह दिया है कि हमें क्या लेना है, 2/2 का एक तत्समक अवयव लेना है। तो हम कहेंगे यहाँ ध्यान देंगे, अपना a क्या है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0, और इसी के रेस्पेक्ट में हमने i को क्या दिया हुआ है, हमें 2/2 का है। तो 2/2 का i क्या होता है 1 0 0 1। एक क्या है तत्समक अवयव होता है। ये 2/2 का है तो हम 2/2 का लेंगे, नहीं भी देता तो भी हम 2/2 का ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2/2 का है। जैसे अवयव बाकी दिए होते हैं उसी हिसाब से हम i को लेते हैं। अब जो कह रहा है वो करते हैं। कह रहा दिखाइए कि ये बराबर ये है, तो हम LHS को ले लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे LHS क्या दिया हुआ है, कह रहा i प्लस a की वैल्यू निकालो। तो i ये रही, a रहा, आप मान रख दीजिए। i की वैल्यू है 1 0 0 1 और फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। a की वैल्यू है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। क्या करना है आगे, ध्यान देंगे। i प्लस a क्या कहता है, दो अवयवों को जोड़ना है। प्लस लिखा है मतलब जोड़ना है। दो अवयव तभी जुड़ते हैं जब उनकी कोटि समान हो, और कोटि बिल्कुल समान दिया ही है तो जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ता है, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। तो 1 में 0 जुड़ जाएगा तो 1 आएगा, 0 में माइनस का tan अल्फा बाई 2 जुड़ जाएगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आएगा। इस 0 में tan अल्फा बाई 2 जुड़ेगा तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 आएगा। 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका LHS की वैल्यू है। इसको आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं LHS को। अब इसे यही छोड़ के सीधे हम कहाँ चलते हैं, RHS पे। RHS की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे दोनों बराबर है या नहीं। तो क्या है, आप कहेंगे RHS से RHS लेंगे। क्या दिया है, कह रहा i माइनस ए। अब ध्यान देंगे RHS को लेने के लिए पहले आपको क्या क्या चीज चाहिए उसका आप वैल्यू निकाल लें, उसके बाद ही RHS लें तो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं। क्योंकि एक ही साथ वैल्यू निकाले नहीं रहेंगे, लेके चलेंगे तो आपको
दिक्कत होगी तो पहले इसके सारे टर्म आप निकाल दीजिए। पहले i माइनस ए को हम निकाल देंगे, फिर इसको लेंगे। तो 1 मिनट इसको होल्ड करेंगे। पहले क्या करेंगे, नाउ हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, i माइनस ए की। i प्लस ए की निकाल रखे हैं, i माइनस ए भी निकाल देंगे। i क्या होगा अपना 1 0 0 1। आगे माइनस दे रखा है तो माइनस ए क्या दिया है, ए दिया है अपना 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और फिर क्या दिया है 0। ये दे रखा है ए की वैल्यू। आपकी माइनस करना है तो माइनस का भी वही नियम है, संगत एलिमेंट आपस में घटते भी हैं और जुड़ते भी हैं। यहाँ जुड़े थे, यहाँ घट जाएंगे, तो घट के क्या आ जाएगा बताना जरा। 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, 0 में से माइनस होगा माइनस का tan अल्फा बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 में माइनस होना है माइनस के tan अल्फा बाई 2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। और 0 में से माइनस होगा तो क्वांटिटी वही रह जाएगी। फिर 0 में से माइनस होना है tan अल्फा बाई 2, तो ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 बच जाएगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2। फिर 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा। तो ये अपना i माइनस ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम RHS का मान निकालेंगे। तो कहें अब यहाँ से हम RHS को ले लेते हैं। RHS दिया था a और फिर आगे दिया था cos अल्फा और sin अल्फा, ये वैल्यू दिया था। हम i माइनस ए की वैल्यू अभी जस्ट निकाल के रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा, i माइनस वैल्यू है 1, ये tan अल्फा बाई 2 और ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये 1 इनटू यहाँ पे ये वैल्यू रहने देंगे। ये था अपना cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये है sin अल्फा और ये है cos अल्फा। ये क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके एग्जाम के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन पे आप डबल, ट्रिपल, 4th टाइम भी स्टार लगा सकते हैं। आंसर उठा के आप चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको भर के मिलेगा। कई बार आपको वहाँ ईयर दिया होगा कि किस किस ईयर में ये पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आव्यूह से रिलेटेड तो है ही, त्रिकोणमिति पोर्शन भी दे दिया है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे आप, दो आव्यूहों का यहाँ डॉट है मतलब गुणा है, तो दो आव्यूहों को गुणा करना तो मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आपको अलग लेक्चर में सिखाया है। अगर आपने अटेंड किया है तो आप एकदम माहिर हो गए होंगे गुणा में, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। नहीं अटेंड किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अटेंड कर सकते हैं क्लास को। अब इसका गुणा करना है दो आव्यूहों का। कैसे होगा गुणा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसे ही तो गुणा होता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका पहले का पहले से, तो एक का cos अल्फा में गुणा होगा तो cos अल्फा और प्लस दूसरे का दूसरे में गुणा तो sin अल्फा का गुणा होगा tan अल्फा बाई 2 में, कहेंगे sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। ये हो गया पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करके यहाँ लिखना है। तो पहले का पहले से, तो एक का माइनस साइन अल्फा में गुणा होगा तो माइनस का साइन अल्फा, फिर दूसरे का दूसरे में होगा तो प्लस होगा cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। इसी तरह से अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में होगा तो ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 का गुणा cos अल्फा में होगा, कहेंगे cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 माइनस का आएगा। और ये दूसरे का दूसरे से, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में पहले का पहले से हो गया, दूसरे का दूसरे से, तो sin अल्फा का 1 में गुणा होगा तो प्लस का आएगा sin
अल्फा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो पहले का पहले से तो माइनस माइनस जुड़ा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2। फिर दूसरे का दूसरे से करेंगे तो प्लस का cos अल्फा का 1 में होगा तो cos अल्फा। यहाँ पे गुणा हो गया। अब क्या करना है, इसके त्रिकोणमिति फार्मूले को लगा के इसको सॉल्व कर लेना। हम यहाँ पे करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ जहाँ जहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है हम वहाँ क्या कर देंगे साइन बटे cos, यानी साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2। ये फार्मूला आपने 11th में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो उसी का हम यूज करते हुए, क्योंकि हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं सिंस क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ। तो क्या मिल जाएगा हमें cos अल्फा प्लस साइन अल्फा रहने देंगे, tan अल्फा बाई 2 को लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। फिर दूसरी जगह हमारे पे चलेंगे, यहाँ दिया था माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस दिया है cos अल्फा, tan अल्फा बाई 2 को फिर से लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। यही प्रोसेस नीचे भी, नीचे क्या दिया था माइनस का cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 दिया था, इसको कर देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। प्लस का साइन अल्फा को रहने देंगे, प्लस के साइन अल्फा को रहने देंगे। यहाँ भी वही काम, तो ये दिया है साइन अल्फा, tan अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 और प्लस cos अल्फा को रहने देंगे, cos अल्फा को रहने देंगे। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब अगला लाइन ही बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद ही आपका आंसर है। इस जो बटे वाले का है चारों जगह तिरछी गुणा कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके तिरछी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये गुणा होगा तो क्या होगा cos अल्फा इंटू गुणा करने पे क्या मिलेगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 और प्लस ऊपर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 और पूरे के बटे में आएगा cos अल्फा बाई 2 माइनस। यहाँ पे अगले वाले में क्या होगा, अगला दिया है माइनस तो माइनस रहने देंगे। यहाँ बटे वाला तिरछी गुणा होगा तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 और प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। फिर नीचे वाले में भी वही प्रक्रिया, हर जगह वही काम करना है हमें चारों के चारों टर्म में। तो नीचे वाले में cos अल्फा का तिरछी गुणा, यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 का नीचे वाले में इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, यहाँ तिरछी गुणा हो जाएगा तो प्लस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 और बटे का cos अल्फा बाई 2 यहाँ भी रहेगा, यहाँ छूट गया है, यहाँ भी बटे वाला cos अल्फा बाई 2 बच जाएगा, हर जगह वही होगा। यहाँ भी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा, इसका करेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ तिरछी गुणा होगा तो cos अल्फा बाई 2 बटे वाला cos अल्फा बाई 2 हर जगह रहेगा, यहाँ 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 हर जगह। हमने क्या किया, जो एक टर्म अकेला अकेला था उसमें तिरछी बटे वाले का तिरछी गुणा कर दिया, बस यही प्रोसेस चारों टर्म में किया गया है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अब जो मिला है बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्ट है इसमें, ये त्रिकोणमिति फार्मूला है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। मैं दो फार्मूले को याद दिलाती हूँ अभी जस्ट आपको। आपने 11th में cos a प्लस b का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या था cos a cos b माइनस का sin a sin b। और फिर एक और
अब यहाँ यूज कर लेती हूँ। तो उसी तरह से जैसे मैंने अभी फार्मूला आपको बताया, यहाँ cos a की जगह पे अल्फा, cos b की जगह पे अल्फा बाई 2, sin a sin b दिया है। तो अभी तो लिखा था फार्मूला, क्या है ये cos a माइनस b यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 है ये। उसी तरह यहाँ अगर देखेंगे तो क्या दिया है, अगर हम प्लस वाले को पहले पढ़े माइनस वाले को बाद में पढ़े, या फिर सीधा ही पढ़े तो माइनस को कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया, अब ये माइनस माना जाएगा, ये प्लस माना जाएगा। अब देखेंगे ये क्या मिला, अगर माइनस को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी, ये क्या है, यही अपना साइन ए माइनस बी है। ए माने अल्फा माइनस बी माने अल्फा बाई 2, तो यहाँ माइनस को हमने कॉमन ले लिया था, तो ये फार्मूला लग गया आपका। अब नीचे वाली लाइन को देखेंगे और साथ में ये बटे में जो समय दिया है ये रह जाएगा। यहाँ cos अल्फा बाई 2 बट डिवाइडेड में था, यहाँ डिनोमिनेटर में cos अल्फा बाई 2 था, यहाँ भी cos अल्फा बाई 2 था, तो वो हर जगह रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। अभी केवल हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में फार्मूला लगाया, डिनोमिनेटर अभी भी सेम रहेगा, हर वही रहेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है, क्या चीज, साइन ए कॉस बी ऋण कॉस ए साइन बी, तो ये भी क्या है, साइन ए माइनस बी का है, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ध्यान देंगे यहाँ माइनस नहीं कॉमन लिया, यहाँ उल्टा पढ़े, हम इसको पहले पढ़े अगर साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी, तो वही हो गया साइन ए माइनस बी का हो गया फार्मूला। अब बटे में कॉस अल्फा बाई 2 था तो लगा दिया। यहाँ देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, ये यहाँ भी वही है, कॉस ए कॉस बी धन साइन ए साइन बी। कॉस वाले में कॉस कॉस इकट्ठा साइन साइन इकट्ठा होता है, और साइन वाले में साइन कॉस का पेयर मिलता है, तो ये कॉस वाला है इसलिए इकट्ठा इकट्ठा है, ये है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का। और बटे में जो कॉस अल्फा बाई 2 था ये अभी भी रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगला लाइन आंसर यहाँ पे देखेंगे क्या है, कॉस अल्फा में से आधा अल्फा घटेगा, तो पूरा अल्फा में से आधा अल्फा घटेगा तो आधा अल्फा तो बचेगा ना। यहाँ क्या बचा, कॉस अल्फा बाई 2, अब बटे में पहले से कॉस अल्फा बाई 2 था। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ भी साइन में अल्फा में से आधा अल्फा घटा है, तो आधा अल्फा तो बचेगा। नीचे भी क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ भी आधा अल्फा घट गया, तो साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 पहले से है। यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 पहले से है। अगला लाइन देखेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया, ये 1 मिल गया। फिर यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, कट नहीं रहा है, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो कॉस साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। अभी तो आपको यहाँ फार्मूला नोट कराया था, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये मिल जाएगा tan अल्फा बाई 2। फिर यहाँ साइन बटे कॉस फिर से है लेकिन प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाई 2। यहाँ कॉस बटे कॉस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व करने पे RHS की वैल्यू आ रही है। और अब चलते हैं इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 था LHS, उससे इसकी मिलान करते हैं। तो इक्वेशन 1 यहाँ I प्लस LHS का मान दिया हुआ था इतना, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, ये आप मिला था। क्या यही मान RHS का आया है? बिल्कुल यही मान आया है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमने RHS को लेके चला लेकिन बराबर किसके ला दिया, ये LHS के। तो यही तो प्रूव करना था, LHS बराबर RHS हो गया, तो कहेंगे हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो यही क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है लेकिन ये सबसे बेस्ट है। आप अलग से उलझेंगे, मैं ज़्यादा मेथड बता के आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ, आप एक ही मेथड पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको आपके लिए यही बेहतर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पे अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह गया तो वीडियो को ज़रूर एक बार और देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मेरा यही सजेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बच्चों को ये क्वेश्चन जो है ना देखने में लेंथी लगता है, क्योंकि इस पे लैंग्वेज लिखी हुई है ना। ज़्यादातर आपको अभी तक जो क्वेश्चन दिखने को मिले हैं, अभी तक क्वेश्चन जो आपने देखे हैं आगे हुए, वो मैथमेटिकल फॉर्म में था, फटाफट आप आंसर करते जा रहे थे, राइट। आपको आइडिया था कौन सा आव्यूह है और किसमें गुणा करना है, किसमें जोड़ना है, क्या करना है, चीजें क्लियर थी, है ना। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ, चीजें क्लियर नहीं है, बस यही डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, इसलिए इंटरेस्टिंग है और पूछता भी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि जानता है बच्चे थोड़ा सा सीधा सीधा ही चीजें समझना चाहते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज दे दिया जाए तो उलझेंगे पक्का, और एग्जामिनर आपको उलझाना चाहता है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप उलझने वालों में से बिल्कुल नहीं हैं, आप डट के सामना करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को तो और जल्दी से और सटीक आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। लंबाई देख के क्वेश्चन को कभी उसके आंसर को डिसाइड नहीं किया जाता, जितना लंबा क्वेश्चन है उसका आंसर उतना ही शानदार और आसान होता है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 का कोष है जिसे 2 प्रकार के बांड में निवेश करना चाहते हैं। क्या क्या कैसे बांड है, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक मिलता है ब्याज और दूसरे बांड पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। ठीक बात है। कह रहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें कि संघ को प्राप्त पूर्व वार्षिक ब्याज नंबर 1 पूछ रहा है 1800 हो, नंबर 2 पूछ रहा है 2000 हो। क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, एक बार ध्यान से समझना, बस एक बार। दोबारा क्वेश्चन कभी लेंदी नहीं लगेगा, गारंटी है। बस सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है कि किसी व्यापारी के पास या व्यापारिक संघ के पास कुल पैसा कितना है, 30,000 का। अब पैसा उसने देखा तो सोचा कि क्यों ना इसको हम निवेश कर दें कहीं, और एक भाग में नहीं, सीधा एक जगह पे नहीं निवेश करना चाहता है, उसको 2 भाग में डिवाइड करके 2 जगह पे निवेश करना चाहता है, ताकि 2 जगह से 2 तरीके का ब्याज उसको मिल सके उस पैसे पर। तो उस 2 बांड में तोड़ना चाहता है। आपसे उसी दोनों बांडों को बांटने के लिए कह रहा है कि वो बांड कितना कितना बांटे। कह रहा है पहले बांड पे उसे 5% का वार्षिक ब्याज मिले और दूसरे बांड पर उसे 7% का ब्याज मिले। वही दोनों बांड आपसे पूछा है और कह रहा है कैसे बांटे, है ना। और आपसे कह रहा है किस प्रकार बांटे, कि उसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे 1800 ही ब्याज मिले, कैसा बांटे कि 1800 ही मिले, और कैसा बांटे कि 2000 मिले। आई होप बात को समझ रहे होंगे आप, अब तक समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब दूसरी बात यह है, इसको हल करने की और भी मेथड्स हैं, और भी मेथड्स, बहुत आसान मेथड है, लेकिन आपसे साफ साफ पेपर में कहेगा मेरे भाई कि आप आव्यूह गुणन के प्रयोग से करिए, क्योंकि आप इंटर में हैं, 12th क्लास में हैं, आव्यूह चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, इसे इसी विधि से करना है, दूसरी विधि अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, चलो जो चीज हमने लिखा है, पढ़ा अभी तक, समझा, उसी को लिख लेते हैं। कहेंगे पहले क्वेश्चन के लिए क्या कहेंगे, माना प्रथम बांड कितना था, हमें बांटने के लिए कहा है ना, किस तरह बांटे, चलिए बांटते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम बांड कितना था, x रुपए का। पहला बांड x रुपए का था, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तब कहेंगे, तो दूसरा बांड क्या हो जाएगा, दूसरा बांड कहेंगे, दूसरा बांड, जरा बताइए दूसरा बांड क्या होगा। टोटल 30,000 था, अब x रुपया हमने एक बांड में लगा दिया, तो दूसरे बांड के लिए कितना बचा, 30,000 में से x रुपया माइनस हो जाएगा, इतने रुपए का ये दूसरा बांड हो जाएगा। दो बांड अपने पास क्या मिल गया, एक x रुपए का, एक 30,000 माइनस x रुपए का, ये पैसे मिल गए। अब दोनों पे दिया हुआ है कितना, इसका ब्याज था, एक का 7% है और दूसरे का है 5%। अब इसको आव्यूह के रूप में अगर सेट करें तो क्या बन जाएगा, पहले वाले आव्यूह में हम पैसा लिखेंगे और दूसरे वाले में लिखेंगे ब्याज। तो पहले वाले में पैसा लिखेंगे, तो पैसे वाले को देखेंगे ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में एक को
आपको पंक्ति अवयव और दूसरे को आपको स्तंभ अवयव के रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुणा का नियम आपको याद हो अगर तो मैंने बताया था पहले अवयव और दूसरे अवयव का अगर गुणा करना है दो अवयवों का अगर आपको गुणा करना होता है तो एक बात ध्यान रखना होता है कि पहले अवयव के स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति। इसीलिए हमें दोनों में ही एक में पंक्ति अवयव और दूसरे में स्तंभ अवयव की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम पहले वाले अवयव में क्या करें, पंक्ति में लिखें तो पैसा पहला कितना था, x रुपये का था, और दूसरा पैसा कितना है, 30,000 माइनस x रुपये का है। ये दोनों पैसा था। पहले पैसे पे कितना ब्याज था, 5%, तो दूसरे अवयव में लिखिएगा 5%, और दूसरे पैसे पर ब्याज कितना था, 7%, दूसरी जो बॉन्ड थी उस पे था 7%। लो तैयार हो गया अपना क्वेश्चन, और पहले के हिसाब से अब आपको क्वेश्चन का आंसर आप पहला दे रहे हैं तो आप पहले का जवाब लिख दीजिए। कह रहे हैं टोटल कितना मिल रहा है, इन दोनों पर आपको टोटल ब्याज 1800 मिल रहा है, तो आप 1800 बराबर दिखा दो पहले क्वेश्चन के लिए। सेम चीज दूसरे क्वेश्चन के लिए आप 2000 दिखाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये 1800 लिया। अब क्या है, दो अवयवों का गुणा करना तो मैंने सिखा ही दिया था। पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है, तो पहली पंक्ति है पहले स्तंभ है, गुणा कर दीजिए पहले का पहले से, तो x का 5% प्लस दूसरे का दूसरे से क्या होगा, इसका इसमें होगा तो 30,000 माइनस x का गुणा 7% में हो जाएगा 7%, ये बराबर कितना है 1800। अब इसको सॉल्व कर देंगे कि x का 5%, 5/100, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 30,000 है, 30,000 माइनस x का कितना परसेंट, 7/100, परसेंट माने 100 होता, प्रतिशत माने 100 बटे का 100, तो ये हो जाएगा बराबर का 1800। दोनों के बटे 100 है, कॉमन लेके तिरछी गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आगे क्या मिल जाएगा, कॉमन लेके तिरछी गुणा करेंगे, ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस यहाँ 7 का दोनों के अंदर गुणा होगा, तो यहाँ 7 का यहाँ होगा, 7 3 21 और के आगे 4 जीरो लग जाएगा, माइनस इसमें होगा तो 7x, 100 का तिरछी गुणा इधर हो जाएगा, तो 1800 के आगे भी डबल जीरो और बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से x का आंसर मिल जाएगा। 5x में से 7x माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, और यहाँ पे ये आप इसको उठा लाएंगे इधर या इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2100 को उधर ले जाएंगे तो 18 के आगे कितना जीरो है, 4 जीरो, 2 जीरो फिर 2 जीरो, और में से यहाँ 21 के आगे है 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, माइनस कर लीजिए आप, क्या आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कम हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो उतर जाएगा आपका, 1 में से 8 नहीं घटेगा तो 11 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 3, ये आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि ये 21 वाला अंक जो है ये ज्यादा है, ये वाला मात्रा ज्यादा है, इसलिए माइनस आ जाएगा। इधर माइनस का 2x आया ही है, तो यहाँ माइनस से माइनस भी कट गया, 2 से भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30,000 बटे 2, यानी कि आ गया 15,000 रुपया। पहला पैसा कितना आ गया, 15,000, पहला बांड आपने कितना माना था, x रुपए का, ये 15,000 आ गया, तो दूसरा बांड क्या हो जाएगा, दूसरा बांड क्या होगा, दूसरा था 30,000 में से x माइनस कर दीजिए, तो 30,000 था में से x माइनस, यानी कि 15,000 माइनस, 15,000 माइनस, तो 30 में से 15,000 घट जाएगा, तो 30,000 में से 15,000 घटेगा तो 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही बांड जब बराबर बराबर बांटेंगे, एक 5% पे डालेंगे और दूसरा निवेश करेंगे 7% पे, तो टोटल आपको ब्याज कितना मिलेगा, 1800। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो पार्ट है बी वाला, वहां भी वही करेंगे। तो बी वाले पार्ट पे चलते हैं। अब बी वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, वही चीजें फिर करेंगे। बी वाला जो पार्ट था इसका दूसरा पार्ट, पहला बांड हमने अभी भी x माना और तब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बांड फिर से वही हो जाएगा कितना,
30,000 में से x माइनस हो जाएगा। अब फिर से वही आगे बनेगा, पैसा पहले लिखिए x रुपया और 30,000 माइनस x रुपया, और वही रेट अभी है 5% और 7%, लेकिन अब कितना मिल जा रहा है, अब 2,000 मिल रहा है, 1800 नहीं 2,000। तो यही अब बढ़ा देंगे बस, बाकी चीजें वही की वही है। तो यहाँ गुणा करेंगे जब इसमें, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ पहले का पहले से, तो x गुणे 5%, तो परसेंट माने 100 अभी बताया था पिछले में, इसलिए इस बार डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। यहाँ पे क्या था 30,000 माइनस का x का 7% माने 7/100 बराबर 2,000 है। फिर ये 100 का तिरछी गुणा उधर हो जाएगा, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5x था, ये 21 के आगे 4 जीरो था, ये माइनस का 7x था, ये 2 के आगे 3 जीरो, पहले से 2 जीरो और बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों 100 कॉमन होके उधर तिरछी गुणा होगा ना, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये अपना मिल जाएगा 2 लाख। यहाँ इसको हल करेंगे तो 7x में से 5x माइनस होगा तो माइनस का 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 2 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो में से माइनस होगा कौन, 21 के आगे 1 2 3 4 जीरो। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 जीरो आपका यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा और जीरो ही मिलेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ये 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 में से 0 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 हो गया माइनस। अब यहाँ पे मिल गया आपको 10,000, ये किसका चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ से ये आपका कितना था, माइनस का 2x था, ये है माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10,000 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5,000। तो पहला बांड यहाँ पे कितना मिल गया, 5,000 का मिल गया। इस बार दूसरा बांड क्या होगा, कहेंगे दूसरा बांड, अब की दूसरा बांड बताइए, तो कहेंगे 30,000 में से फिर वही x माइनस होगा, तो 5,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 25,000। 25,000 आपके को ये इसका दूसरा बांड हो जाएगा। तो ये इसके 19वें के दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 5,000 और 25,000। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दिखने में क्वेश्चन बड़ा था, सलूशन बड़ा ही आसान था। अगले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपना 20। ये भी उसी तरह का है जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया, भाषा वाला क्वेश्चन है। आज के जो लेक्चर में क्वेश्चंस हैं लेंथी हैं और भाषा वाले हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सारे के सारे टाइप आपसे पूछे गए हैं। ये 18वां क्वेश्चन जो मैंने नोट करा है आपको, वो भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें भाषा होता है, आलू बना बनाया नहीं मिलता है, और जब पका पकाया नहीं मिलता तो बच्चे करना नहीं चाहते। पका के खाना किसको पसंद है वाला, तो यहाँ पे मैं पकाना सिखा रही हूँ, तुम्हें सीखना पड़ेगा और एग्जाम में इसको छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, और आपको अच्छे से आ जाएगा। भाषा दिया भले है लेकिन बहुत आसान भाषा है, एक बार पढ़ो तो सही आप क्वेश्चन को। दिया किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान। कोई स्कूल है, सपोज करो तुम्हारा ही स्कूल है ना, आपके स्कूल में क्या है, 10 एक पुस्तक की दुकान है, उसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है, ठीक, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताब है और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताब है। 3 किताबें हैं, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तेरा इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है सबका। एक 80 रुपए वाली किताब पहली वाली रही होगी रसायन विज्ञान, 60 रुपए वाली किताब है भौतिक विज्ञान, और सबसे सस्ती किताब जो है 40 रुपए की अर्थशास्त्र की थी। ठीक है, कह आव्यूह बीजगणित के प्रयोग के द्वारा आप बताइए कि सभी पुस्तकों को अगर दुकानदार बेच डाले तो उसको कितना पैसा मिल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो एक बार। एक किताब का कुल रुपया कितना है, यानी कुल किताबों का कुल मूल्य कितना है, पहले अलग तो निकाल लो। हम कहेंगे भाई 10 दर्जन क्या थी, 10 दर्जन किताब थी रसायन विज्ञान की, तो अगर हम यहाँ
करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो मैं पूछूं कुल किताब कितनी थी? रसायन विज्ञान की कुल किताब बताओ। ये दर्जन वर्जन में नहीं, कुल किताब कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10 दर्जन। तो 10 दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में 12 किताब, तो 10 दर्जन में कितना किताब? 12 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। कितनी किताबें हो गई? इसमें गुणा करेंगे तो 120 किताब किसकी थी? केमिस्ट्री की, राइट। इसी तरह दिया 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें हैं, तो कहेंगे भौतिकी की कुल किताब कितनी होगी मेरे भाई? क्या है? 8 दर्जन। 8 दर्जन तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 12, दर्जन में 12 तो 12 का गुणा, तो 12 और 8 का गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 किताब भौतिकी की हुई। अब देखते हैं अर्थशास्त्र की कितनी किताब होगी? कहेंगे अर्थशास्त्र की कुल किताब बताओ मेरे भाई कितनी है? 10 दर्जन। तो 10 गुणे 12 में 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन में 12 किताब होता है, तो 10 का गुणा 12 में करेंगे तो 120 किताब हो गया। यहाँ आपको पता चल गया कितनी किताबें कौन कौन सी विषयों की थी, और मूल्य तो उनका यहाँ आगे दिया ही है। लगा दो आव्यूह, बना दो इसका आव्यूह। तो क्या पहले आव्यूह में अगर हम किताब को लिखें, ध्यान देंगे किताब को, यहाँ हम इसको पहले वाले में किसको लिख रहे हैं? यहाँ लिख देंगे पहले आव्यूह में अगर हम किसको लिखें? किताब को, और दूसरे वाले में हम क्या लिखेंगे? मूल्य लिखेंगे। पहले में किताब, दूसरे में मूल्य। तो पहला किताबिया लिखो। तो एक थी आपकी केमिस्ट्री वाली थी ना, कितनी थी? आप कहोगे 120। फिर दूसरे टाइप की भौतिकी वाली किताब थी, कितनी थी? 96, थोड़ा दूर। फिर तीसरी आपकी इकोनॉमिक्स की बुक थी, वो कितनी थी? ये भी 120। तो ये आपने किताब वाला जो बना दिया। अब इसके दाम वाला बना दो, मूल्य वाला। तो मूल्य क्या था भाई? रसायन विज्ञान का मूल्य आप दिया है आपको 80 रुपया, तो ऊपर लिख लो 80 रुपया। फिर भौतिकी का 60 रुपया दिया है, तो आप इसको 60 रुपीज लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स का बुक का दाम 40 रुपया दिया है, तो 40 लिख दो और कर लो गुणा। अगला लाइन उत्तर है आपका। क्या हो जाएगा? गुणा करना तो आपको आता ही है, पहली ही पंक्ति है, पहला ही स्तंभ है, गुणा करो पहले का पहले से। तो 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60, 96 गुणे 60 प्लस दूसरे का दूसरे से, अंतिम का अंतिम से, तो 120 गुणे 40। यही है जो दुकानदार को मिलेगा। दुकानदार को प्राप्त धन या पैसा, कितना पैसा मिल जाएगा? हल कर लो, आ जाएगा। तो 120 का 80 में गुणा कर लो तो ये डबल जीरो आ जाएगा, 12/96 प्लस यहाँ गुणा कर लो तो 0, 6 6 के 36, 6 और 9 54, 54 3 57 प्लस यहाँ पे करेंगे तो डबल जीरो, 12 चौके 48। ये आपको दुकानदार को मिल जाएगा। इस चीज को मैं से ही नोट कर दे रहे हैं, कॉमा के माध्यम से बता दे रहे हैं। यहाँ इसको जोड़ दीजिए आप, तो कहेंगे दुकानदार को मिली धनराशि, बताइए भाई कितनी हो जाएगी? इसे आपने जोड़ना है और आंसर देना है। जोड़ देंगे 0 0 0 जुड़ेगा तो 0, 0 में 6 जुड़ेगा तो ये 6, 8 और 7 15 और 6 15 6 21, 21 तो आएगा 1, हाथ में आया 2, फिर 5 4 9 9 18 19 और 20 तो आ जाएगा 20 यहाँ पे। तो ये 20,000, यहाँ पे 20,160 रुपया दुकानदार के हाथ में आ जाएगा। सारी की सारी किताबें आपको बेच दिया और इसके पास कितना रुपया गया? 20,160 रुपया। यही क्वेश्चन नंबर 20 का शानदार और सटीक आंसर है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन भी। इतना लंबा क्वेश्चन, उससे छोटा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो इस पूरे प्रश्नावली का एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब केवल वही बच्चा दे पाता है जो इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। मैं बार बार जब आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देती हूँ तो इसी वजह से देती हूँ ताकि आपको इजी क्वेश्चन तो हर बच्चा कर ले जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं जो वही बच्चा कर पाता है जो पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से किया है। तो आज ये जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में बताने वाली हूँ आपके 3.2 का, ये वही क्वेश्चन है, ये वही बच्चा कर पाएगा, उस बच्चे के लिए दिया है जो पूरा कॉन्सेप्ट किया है। ऐसे बच्चे जो केवल क्वेश्चन को रट्टा मारना चाहते हैं, बिल्कुल वो ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21 को लगाने से पहले 21वें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके पहले कुछ नोटिस दिया है, आप उसको जरा पढ़ लीजिए। कह रहे मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः क्या है, आव्यूह हैं। कितनी कोटि के, इनकी कोटियां क्रमशः दी हुई है। x की कोटि है 2 गुणे m, y की कोटि है 3 गुणे k, z की कोटि है 2 गुणे p और w की कोटि है n गुणे 3 और p की कोटि है p गुणे k। ये सब कोटियां दी हुई हैं और आपसे कह रहे तब नीचे जो 21 नंबर और 22 नंबर सवाल है उसका सही विकल्प आप चुनिए, सही उत्तर दीजिए। हमने फिलहाल तो अभी 21वां सवाल लिया है, इसको सॉल्व करने के बाद 22वां भी लूंगी, उसके लिए भी नोट यही रहेगा। तो बहुत जरूरी है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें सवाल एक लाइन का पूछा है लेकिन जवाब बहुत गहरा छिपा है, और इसलिए गहरा है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसने अब तक पढ़ा है, उसी को ये सवाल आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n, k और p के बीच में क्या प्रतिबंध होना चाहिए। यानी ये मान अगर सही है, परिभाषित है, निकाला जा सकता है, तो इन तीनों के मानों में क्या संबंध होगा, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको इसको तोड़ तोड़ के हल करना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली थोड़ी पता है कि एक्चुअल में इसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ तोड़ तोड़ के, अगर इसको हमें पूरा निकालना है तो तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। पहले हम पी वाई की बात अगर करें, पी वाई की, तो पहले पी वाई पे चलते हैं। अगर ये पी है ना, पी का क्रम, ये पी आव्यूह है, इसका क्रम दिया कितना है भाई, पी गुणे के दिया है। तो कहेंगे पी की कोटि क्या दिया है, कहेंगे p गुणे k दिया है, स्मॉल p गुणे k। और y की कोटि क्या दिया है, y की कोटि क्या दिया है, y दूसरे नंबर वाला है, दूसरा नंबर वाला दिया है 3 गुणे k। अब ध्यान देंगे, यहाँ p और y का तो मिल गया, आपसे कह रहा है py, एक खड़ा सवालिया का अस्तित्व है। अब पूरे सवाल का अस्तित्व तो तभी होगा जब इसके अलग अलग पार्ट के मान का अस्तित्व होगा, क्योंकि इसका ही अस्तित्व नहीं होगा तो हल कैसे होगा। यानी खड़ा सवालिया का अस्तित्व है, अगर इसके परिभाषित है यानी अस्तित्व है, परिभाषित है तो इसका ये मान भी परिभाषित हुआ होगा, तभी तो परिभाषित होगा पूरा सवाल। तो पी वाई निकालने के लिए, पी वाई मतलब क्या, पी और वाई का गुणा, तो आव्यूह पी और वाई का गुणा कब होगा, की कोटि। अगर इसका अस्तित्व होगा, यानी कहेंगे p और y, पी वाई को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, यानी कि पी वाई परिभाषित कब होगा, यानी पी वाई का गुणा कब होगा। हमने दो आव्यूह के गुणा होने की कंडीशन को याद कराया था, एक अलग लेक्चर में गुणा भी सिखाया था। अगर नहीं किए हो अटेंड तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जा करके प्लीज अटेंड कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले सवाल में अटक जाओगे कहीं तो वो बहुत काम आ जाएगा। ध्यान देना, दो आव्यूह का गुणा तभी होता है, यहाँ भी शॉर्ट में बता देती हूँ। दो आव्यूह दिया है, मान लो ए और बी, ये ए था, ए आव्यूह ए है और ये बी है, इसका गुणा केवल तभी होगा इसमें स्तंभों की संख्या बराबर इसमें पंक्ति की संख्या अगर हो, इसमें जितने स्तंभ हो दूसरे में उतनी ही पंक्ति हो तभी गुणा हो सकता है, वरना गुणा नहीं होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर पहले आव्यूह का इस दूसरे में गुणा हुआ है, मतलब इसमें स्तंभ जितने होंगे
उतनी ही इसमें पंक्ति होगी, तभी गुणा हुआ होगा। अब कैसे पता चलेगा इसमें कौन स्तंभ कौन पंक्ति है? तो आपको कोटि वाला लेक्चर याद होगा। कोटि हम लोग जब निकाल रहे थे तो पहला वाला किसी आयु के कोटि में जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति होता है, और जो बाद में लिखा होता है वही स्तंभ होता है। तो ये है पंक्ति रो और ये है कॉलम यानी कि स्तंभ। तो पहले आयु के स्तंभ, तो पहले आयु का स्तंभ कौन है? के। और दूसरे आयु की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। दूसरे आयु की पंक्ति माने पहला वाला। ये दोनों अगर बराबर होगा तभी ना पी वाई का अस्तित्व होगा। दो आयु का गुणा का अस्तित्व कब होता है? जब पहले में स्तंभ बराबर दूसरे में पंक्ति। यानी कि यहाँ पे तो दो आयु का गुणा है, ये कब परिभाषित होगा? यानी पहले का स्तंभ दूसरे का वाला स्तंभ होता है, पहले वाली पंक्ति होती है। तो पहले का स्तंभ बराबर दूसरे की पंक्ति, यानी कि हम कह सकते हैं कि के बराबर अगर 3 होगा केवल और केवल तब। अब यहाँ से आपको के का मान 3 मिल गया है, राइट? तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ से आ गया कि के का मान 3 होगा। ऑप्शन में आप देख लेंगे के का मान 3 यहाँ भी है और के का मान 3 यहाँ भी है। दो ऑप्शन अभी टक्कर कर रहे हैं, अभी उत्तर तक नहीं पहुँचे हो। ये सीधे काट देंगे क्योंकि यहाँ के का मान अलग दिया है, कभी नहीं होगा। और यहाँ के स्वच्छ है, ये अभी रहने देंगे। तो एक ऑप्शन तो हमने कट कर दिया। अभी भी 3 में हमारी कंफ्यूजन क्रिएट है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर यही आंसर मिल जाता तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी बढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमने क्या कहा, इसको परिभाषित होने के लिए के का मान तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब पी वाई की अगर मैं कोटि पूछूं, पी वाई की अब बता दो कि कोटि क्या होगा, यानी गुणा करने पर कोटि क्या आएगा। तो ये भी निकालना मैंने बताया था आपको। अगर मान लो ये आयु कितना है, 3 गुणे 2 का है, 3 गुणे 2 का है, और ये आयु आपका 2 गुणे 4 का है, या 2 गुणे 1 का है, या कुछ भी है, 2 गुणे 2 का है मान लो, ठीक। ये आयु हमने माना 3 गुणे 2 का है और ये 2 गुणे 1 का है। गुणा करने पर जो आयु मिलेगा, अगर आपसे उसकी कोटि पूछ लिया जाए, बिना गुणा किए आप बता सकते हैं। 2 आयु आपको दिए हैं, अगर उनके गुणा का अस्तित्व है तो बिना गुणा किए आप उसके गुणनफल के बाद जो आयु आएगा उसकी आप कोटि आराम से बता सकते हैं। क्या? पहले का पहिल का और दूसरे का दूसरे का, यही इसका कोटि होगा। आप गुणा करके देखेंगे ऐसे आयुओं का तो वही मिलेगा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, यही इसका कोटि होगा। यानी यही बात यहाँ हम अगर लागू करें तो अगर पी वाई की हम कोटि पूछें तो पी वाई की कोटि क्या आएगी मेरे भाई बताओ? कहेंगे पहले का पहला वाला यानी पी गुणे दूसरे का दूसरा वाला माने के, यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगी? पी के। इसकी पी वाई की, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, यही तो होता था, यही वहां भी बताया। तो यहाँ से पी का मान तो पी ही रहने देंगे, के का मान यहाँ अभी निकाले हैं ना, तो पी गुणे 3 हो जाएगा। आई होप ये पहला टुकड़ा हमने निकाल दिया है, आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हमें दूसरा टुकड़ा डब्ल्यू वाई निकालेंगे और इसी तरह से निकालेंगे। क्या अब मैं इसे इरेज कर दूं? इसको इरेज करके दूसरा टुकड़ा निकालते हैं। यहाँ पे अपना दूसरा टुकड़ा क्या था? डब्ल्यू वाई। अब डब्ल्यू वाई की बात करनी है तो डब्ल्यू वाई के लिए अब आप चलेंगे तो कहेंगे डब्ल्यू की कोटि। डब्ल्यू की कोटि क्या होगा भाई? ये तो बताओ क्या दिया है यहाँ पे? 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 चौथा नंबर n गुणे 3 दिया है, n गुणे 3 ये डब्ल्यू की कोटि है। अच्छा, फिर y भी यहाँ भी है तो y की कोटि क्या लिखा था? y यहाँ भी था वही y यहाँ भी है, इसकी कोटि 3 गुणे k दिया हुआ था, है ना? जैसे यहाँ किया हमने पी वाई के साथ वही डब्ल्यू वाई के साथ भी करेंगे। अब क्या कहेंगे? अब यहाँ से कहेंगे कि डब्ल्यू वाई का अस्तित्व होगा, डब्ल्यू वाई का, अब क्या कहेंगे? डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए डब्ल्यू इंटू वाई परिभाषित
होने के लिए क्या होना चाहिए, W और Y दो आव्यूह है, उनका गुणा होने के लिए क्या होना चाहिए। अभी तो बताया था पहले आव्यूह में स्तंभ बराबर दूसरे में पंक्ति अगर है तो गुणा होगा। तो ये पहिलका है W, इसमें स्तंभ कितने हैं, कहेंगे 3, बराबर दूसरे के में पंक्ति बराबर 3 दिया है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, है परिभाषित है, हमने चेक कर लिया कि स्तंभ इसका 3 और 3 बराबर 3 है। यहाँ कोई ऐसी वैल्यू नहीं दिया था जो फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ इसकी कोई जरूरत इस लाइन की नहीं थी। अगला प्रोसेस क्या होता, अब ध्यान देंगे, अब क्या है, अब वही जैसे पी वाई का हमने क्या निकाला था कोटि, उसी तरह हम क्या निकालेंगे, डब्ल्यू वाई की कोटि। डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगा, हमने क्या बताया था कि डब्ल्यू वाई किसी भी दो आव्यूह का गुणा होगा तो उसकी कोटि निकालने का हमने सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि पहले वाले का पहिलका गुणे दूसरे वाले का दूसर का, वही कोटि होता है दोनों का गुणा होने पे। तो W और Y का गुणा हो रहा है तो W का पहिलका Y का दूसर का, इस दोनों के गुणनफल वाले आव्यूह का कोटि होगा। तो पहले का पहिलका कौन है, W का पहिलका है n, और गुणे दूसरे का दूसर का, तो दूसर का Y है, Y का दूसर का है k, ये पहला है, दूसरा दूसर का है k, तो n गुणे k, ये इसकी क्या हो जाएगी कोटि। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ पे जो आपका पी वाई दिया था इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम डब्ल्यू वाई और पी वाई निकाल दिए हैं, अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा था कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है, कहेंगे परिभाषित है यदि, ध्यान देंगे दो आव्यूह यहाँ दिया है पी वाई और डब्ल्यू वाई, इसका जोड़ प्लस परिभाषित कब होता है, हमने बताया था दो आव्यूहों का जोड़ तब परिभाषित होता है जब दोनों का क्रम यानी कि कोटि समान हो, यानी कि पी वाई की कोटि बराबर डब्ल्यू वाई की कोटि। तो कहेंगे जब पी वाई की कोटि बराबर होगी डब्ल्यू वाई की कोटि के, तभी जुड़ सकता है। तो पी वाई की कोटि यहाँ से क्या हमने निकाला था, कहेंगे p गुणे 3, p गुणे 3 या कहिए या p गुणे k कहिए, और ये बराबर किसके होगा, डब्ल्यू वाई की कोटि यहाँ निकालेंगे n गुणे k। यहाँ से ध्यान देंगे एक बात और है, ये p गुणे 3 लिखिए चाहे p गुणे k लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि k का ही मान तो 3 आया था, हमने यहाँ से मान ही तो पुट किया है। तो अगर हम इस 3 को ये न लिख के क्या लिखेंगे p गुणे k, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि k का मान 3 है, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लिख देंगे। यहाँ से k आपका कट गया, p बराबर आपको मिल गया n, p बराबर n मिल गया, k का मान 3 मिल गया। अब देखिए p बराबर n और k बराबर 3, जिस भी ऑप्शन में मिल जाए वही आपका सटीक राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका पहले से कटा था, यहाँ स्वच्छ कह रहा है, बिल्कुल गलत है, यहाँ भी स्वच्छ दिया है, स्वच्छ नहीं है भाई, ये भी गलत है। ऑप्शन ए पे जब कह रहे के का मान 3 है, बिल्कुल ठीक बात है, स्वच्छ मान नहीं है, के का मान 3 दिया है, हमने निकाल दिया, और फिर p बराबर n हो जाए, ये देखो p बराबर n हो गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे क्योंकि स्वच्छ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। आई होप 21वां सवाल अब आपको अगर पूछ लिया जाए तो बहुत सही से कॉन्सेप्ट के साथ आप आंसर देंगे, कोई भी चीज रट के नहीं होता मेरे भाई। ये पूरा सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसे कॉन्सेप्ट की क्लास ली है अच्छे से। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप क्लास को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है 22 नंबर का। कह रहे मान लीजिए वही जो नोट ना अभी पिछले क्वेश्चन के लिए मैंने नोट कराया था आपको, वो इसके लिए भी लागू था। मैंने क्या कहा था 21वें और 22वें के लिए ये डाटा आपको दिया है और उसी के डाटा के आधार पर ही आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर करना था। 21वां तो कर लिया, 22वां भी कर लेते हैं। क्या दिया है, कह रहे यदि n बराबर p, ये n इज इक्वल टू p,
तो अभी 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी? ऑप्शन आपके ये रहे A B C D। तो देखते हैं क्या होगा। ये तो और आसान है, पिछला तो थोड़ा सा आपको सोचना भी था, इसमें कुछ नहीं सोचना है। आपसे कह रहा है 7x माइनस का 5z क्या है, इसकी कोटि पूछा, इसकी कोटि आपको निकालनी है। ठीक बात है, जबकि आपको दे रखा है, क्या चीज दे रखा है, n बराबर है p के, n की वैल्यू p के बराबर है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि दो अवयव तभी जुड़ेंगे जब कोटि समान होगा, दो अवयव तभी घटेंगे जब कोटि समान होगा। इसका अस्तित्व अगर है मेरे भाई और ये घट रहा है तो इसका पूरा मतलब है कि इसका कोटि और इसका कोटि समान होगा। एक बात मुझे बताना तुम, ये 7 का गुणा है, 7 क्या एक अवयव है? नहीं, 7 एक अदिश है, ये 5 एक अदिश है। तो 5 और 7 के गुणा होने से अवयव का कभी क्रम थोड़ी बदलेगा। हमने बताया था अवयव में किसी अदिश से गुणा होने से उसका क्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एलिमेंट पे केवल प्रभाव पड़ता है। तो ये 7x की अगर हम कोटि पूछे आपसे कि कोटि, तो वही होगी जो x की कोटि होगी, वही कोटि होगी जो x की कोटि होगी, बराबर कहेंगे x की कोटि। क्योंकि 7x वाला जो अवयव है इसमें 7 तो स्केलर है ना, इसकी वजह से x की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x की कोटि क्या दी थी? 2 गुणे n। फिर मेरे भाई और क्या दिया है? 5z। 5z की कोटि क्या होगी? देखिएगा, आप कहेंगे जो कोटि z की होगी वही 5z की भी कोटि होगी। और z की कोटि यहाँ तीसरे नंबर पे दे रखा है 2 × p। और यहाँ पे प्रश्न आपको कह भी दिया है कि p बराबर n है, ये p n के बराबर है, तभी तो ये घट रहा है। तो कह रहे 7x माइनस 5z की कोटि क्या हो जाएगी? आप कहेंगे अतः 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी? क्या कहेंगे? जो कोटि इसकी है वही इसकी है, तभी तो घटेगा। और मैंने आपको एक और चीज बताया था, दो अवयव जो आपस में जुड़ते हैं उनकी कोटि समान होती है, और जुड़ने पे जो मिलता है उसकी भी कोटि वही आती है ना। और दो अवयव जो घटते हैं उनकी कोटि अगर समान होती है तो ही घटते हैं, और जो घटने पे अवयव आता है वो भी, उसकी भी कोटि उतनी ही होती है। तो जो घटने पे आया है उसकी भी कोटि इन्हीं दोनों के बराबर होगी। तो 7x माइनस 5z का जो मान आएगा, जो अवयव आएगा, इसकी भी कोटि क्या होगी? 2 गुणे n कहिए या फिर 2 गुणे p कहिए, क्योंकि n बराबर तो p है। तो दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में है तो दोनों ही सही है। अब आप देख लो, इस दोनों में से अगर कहीं भी कोई मिल गया तो वही सही आंसर है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, ऑप्शन उलझा भी सकता है आपको। देखो p गुणे n कह रहा है, p गुणे n नहीं है मेरे भाई, 2 गुणे n और 2 गुणे p हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऑप्शन गलत हो गया। n गुणे 3, 3 की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर आ जाओ ऑप्शन बी पे, बी कह रहा है 2 गुणे n, 2 गुणे n ये रहा, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणे n। एक और ऑप्शन दिया, उसको भी चेक कर लो आप। ऑप्शन नंबर है p गुणे 2, p गुणे 2 उल्टा दिया है, ये नहीं होगा। अगर 2 गुणे p कहता, आगे पीछे दिया होता तो हम कहते हाँ ये भी हो जाएगा, लेकिन उल्टा दिया तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये दोनों ही उत्तर होता, अगर ऑप्शन में दोनों मौजूद होते, हूबहू ऐसे ही मौजूद होते तो सही हो जाते दोनों के दोनों, लेकिन एक ही दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे भी n का मान p के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट कमेंट में आप लिख दीजिए कि हाँ मैम मुझे पूरा क्लियर है, समझ में आ चुका है। तो अगर इस पूरी क्लास का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन होइए और आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे इस पूरे लेक्चर का PDF मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज है, उसे फॉलो कर लीजिए। हम उस पर रोज आपके लिए प्रतिदिन क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप अटेंड करके कॉन्फिडेंट हो जाइए एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ भी हम डेली अपलोड करते हैं आप सबके लिए, तो उसको भी फॉलो जरूर कर लीजिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ये फ्री क्लास आप सबके लिए डेडिकेटेड है, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एकदम फ्री में पूरे मेहनत से और सही ढंग से सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ हेल्प करने के लिए। तो आप भी इस चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करके इस चैनल को आप लोग अपना योगदान दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।